आज के इस विजयादशमी उत्सव के आदरणीय प्रमुख अतिथि श्रीमान कैलाश जी सत्यार्थी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय संघ चालक गण, हमारे निमंत्रण पर इस कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित सभी प्रमुख अतिथि वृंद, श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, जिस बात को विशेष रूप से हमारे अतिथि महोदय ने कहा, पंचामृत उन्होंने हमको दिया, उसके बल पर भारतवर्ष अपनी कमियों को पूरा करेगा, अपने संकटों से रास्ता निकालेगा और विश्वगुरु बनकर खड़ा होगा। वही हमारी समावेशी संस्कृति का, संपूर्ण विश्व के प्रति संवेदना रखने वाले हमारी संस्कृति का स्वाभिमान और स्वावलंबन के बलकर सुरक्षा प्राप्त करके उसका उपयोग परोपकार के लिए करने का ये जो स्वभाव है, उस स्वभाव का समय समय पर जागरण हुआ है और तब हमारे देश का संकट दूर हुआ है, दुनिया का संकट हमारे देश के द्वारा दूर किया गया है। इस वर्ष भी ऐसा योग है। एक भयानक बर्बर आक्रमण की आंधी बाबर के रूप में वायव्य दिशा से आई। उसने हमारे देश के न हिंदुओं को बख्शा न मुसलमानों को बख्शा। और उसके नीचे समाज रौंदा जाने लगा, क्योंकि समाज की अपनी कमियां भी थी। वो अपने स्वत्व को भूल गया था, अधर्माचरण में डूब गया था, स्वार्थ प्रबल हो गए, भेद चौड़े हो गए, दंभ मिथ्याचार इनके वश में होकर सब प्रकार का प्रतिकूल आचरण समाज का हो रहा था। और इसलिए दूर से आए एक मुट्ठी भर लोगों को साथ लेकर आक्रमण करने वाले एक बर्बर असभ्य आक्रामक को हमारे देश के सारे लड़ाइयों में जीत मिलने लगी और हम उसके अत्याचार के शिकार हुए। तब 550 वर्ष पहले श्री गुरु नानक देव जी का आविर्भाव, उनका प्रकाश इस देश में हुआ और समाज की इस स्थिति को जानते हुए अपने आध्यात्मिक साधना के बल पर उन्होंने एक युगानुकूल आध्यात्मिक आचरण का मार्ग समाज के लिए फिर से आविष्कृत किया। भटकी हुई, विकृत हुई परंपराओं का शोधन उन्होंने किया और समाज को युगानुकूल धर्म के आचरण पर खड़ा करते हुए उसमें जो आत्मोद्धार का बल भरा, समाज के भटकाव का संशोधन करते हुए उसमें जो नवजीवन, एकात्मता की भावना उन्होंने भरी, उसका परिणाम यह हुआ कि उस परंपरा में उनके सहित जो 10 गुरु हमारे हो गए, उनके बलबूते इस सारी परिस्थिति का प्रतिकार समाज के द्वारा हुआ और हम उस गुलामी के अंधकार से और पतन की गर्त से बाहर निकलकर फिर से धर्माचरण पर कायम हुए, स्वतंत्र रूप से कायम हो सके।
और ऐसी हमारी ये सांस्कृतिक जागरण की परंपरा हमारे देश में लगातार चल रही है। इसलिए हमारे देश में राजनीति को लेकर भी अभिनव प्रयोग हुए। अंग्रेजों के दास्ता काल में जिनके अभी 125 साल पूरे हो रहे, तो 150 साल पूरे हो रहे, महात्मा गांधी जी का प्रयोग ऐसे ही प्रयोग है। सत्य और अहिंसा के आध्यात्मिक आधार पर राजनीति की कल्पना कोई कर सकता है? हमारे देश का व्यक्ति कर सकता है। और वो केवल कल्पना नहीं, उसके आधार पर विशिष्ट आचरण और उसके आधार पर विभिन्न राजनीतिक अभियानों की कल्पना, संरचना और क्रियान्वयन करके देखते देखते हमारा समाज शस्त्र बल संपन्न, कहते थे जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के सामने निहत था। केवल अपने नैतिक बल के आधार पर घर के बाहर आकर खड़ा हुआ स्वतंत्रता के लिए। संपूर्ण देश में शस्त्र बल के आधार पर प्रतिकार करने वाले भी लोग थे, लेकिन वो भी सबल क्यों थे? इसी नैतिक बल के आधार पर, इसी सांस्कृतिक बल के आधार पर सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे महापुरुषों ने देश के बाहर जाकर परकीय सेना में चाकरी करने वाले हमारे बंधुओं के मन में स्वाभिमान जगाकर उनके आधार पर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार विदेशों की भूमि में स्थापन की। उसको भी 150 वर्ष हुआ है। सब प्रकार के प्रयासों के पीछे इस आध्यात्मिक बल के जागरण का ही परिणाम है कि जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट का निषेध करने के लिए जो हमारे आबाल वृद्ध महिला पुरुष बंधु उस समय एकत्रित हुए, उनको पता था दमन चक्र चलेगा अंग्रेजों का, लाठी गोली चलेगी, ये उनको पता था। हाँ, ये नहीं पता रहा होगा कि जालियांवाला बाग में घेर कर मारा जाएगा। लेकिन ये तो पता था। प्राणों का भय होने के बाद भी इस नैतिक बल के आधार पर उन हमारे बंधुओं ने जो त्याग और बलिदान और समर्पण का आदर्श उस समय हमारे सामने उपस्थित किया, उसमें स्मरण का यही वर्ष है इन तीनों चारों बातों की। और वो बातें भी यही बताती है और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि पंचामृत का एक घटक है सुरक्षितता, और सुरक्षा के प्रति हम लापरवाह हो ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। हम बहुत चिंतित हो जाए ऐसी स्थिति पहले कभी रही होगी, आज नहीं है। परंतु सतत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो सदा सारी दुनिया की मित्रता चाहने वाले, संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले और संपूर्ण दुनिया के शांतिपूर्ण मधुर संबंधों की कल्पना करने वाले ही है। हम ऐसा ही चलते हैं। सरकार किसी की भी हो, उसकी नीति इसी ही दिशा में चली है। हमारी परराष्ट्र नीति हमेशा इसी का समर्थन करने वाली रही है। उसके लिए आवश्यक वो सब हम करते हैं, परंतु फिर भी ये हमारा अनुभव रहा है कि हम अच्छे हैं, हम सबके कल्याण की कामना करते, हम किसी की शत्रुता नहीं करते, लेकिन दुनिया में हमारे शत्रुता करने वाले लोग हैं।
कम से कम उनसे बचे रहने का उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के साथ अपनी भद्रता कायम रहे इसलिए हम अपने में कई प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। लेकिन वहां परिवर्तन आने के बाद भी करनी में कोई अंतर आता नहीं। पड़ोसी देश का हमने देखा, वहां चुनाव हुए, सत्ता बदली। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में, पंजाब, जम्मू कश्मीर में और सीमा पर उस देश के द्वारा जो किया जा रहा था पहले से, उसमें कुछ अंतर आया है कि उसमें कुछ अंतर नहीं आया। हमको बचना तो पड़ेगा ही, और बचने का सबसे अच्छा तरीका यह रहता है कि इतना बलवान बने कि आक्रमण करने वालों को हिम्मत ही ना हो, क्योंकि हिम्मत हुई तो लड़ाई होगी। लड़ाई जब होती है तब हानि ही होती है। हम अहिंसा की बात ऐसे ही नहीं करते। लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जब करनी पड़ती है दोनों ओर के लोग मरते हैं। तो वो लड़ाई करने की हिम्मत ही ना करे हमसे कोई, इतना बलवान बनेंगे तो हमारे यहां भी शांति और दुनिया में भी शांति। इस दृष्टि से अपने सीमा सुरक्षा की चिंता करते समय हमारे सेना को साधन संपन्न बनाना, सारी दुनिया में बंधुभाव, शांति और सहनशीलता की बात करते समय भी बिना कारण ऐसे दुष्ट बुद्धि से दुश्मनी करने वालों के सामने हमारी सेना का मनोबल कम न हो और हम अपने बल का प्रदर्शन दुष्टों के सामने करते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि हम युद्धखोर है। इसमें एक संतुलन जो रखना पड़ता है, उस संतुलन को रखकर और पिछले सालों में हम जो चले, संपूर्ण भारत की हाल के वर्षों में दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है। उसके कारणों में ये भी एक कारण है कि हम ऐसे चले हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जिनको करना पड़ता है वो तो वहां सीमा पर है, घर से दूर, अकेले अपने साथियों के साथ, घर के लोगों के साथ नहीं है। तो उनकी सुरक्षा, उनके परिवारों की सुरक्षा का दायित्व किसका है? वो हमारा है। हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर सीमा पर जो बंदूक ताने खड़े हैं और गोली का जवाब गोली से देने की हिम्मत रखते हैं, जान जोखिम में डाल सकते हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? इस बारे में अनेक कदम शासन प्रशासन के द्वारा और लिए तो उठाए तो गए हैं, थोड़ी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। वहां हमारी जो सेना के जवान है, रक्षक बलों के लोग हैं, उनको यह आश्वस्ति होनी चाहिए कि हम यहां लड़ रहे, हमारे योगक्षेम की चिंता जिनको करनी है शासन प्रशासन वो कर रहे हैं, वो कर लेंगे, ये विश्वास पैदा होना चाहिए। और शासन प्रशासन उनकी एक जिम्मेवारी है, योगक्षेम की व्यवस्था वो बनाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में इन हमारे जवानों के परिवारजन तो समाज में रहते हैं। उस समाज के वातावरण में आस पास पड़ोस से उनकी पूछताछ होना, घर में आना जाना रहना, उनके कुशल क्षेम की चिंता करना, जैसे पड़ोस में हम एक दूसरे की चिंता कर लेते हैं वैसे उनकी भी चिंता हो, विशेष रूप से हो। ये दायित्व किसका है? ये दायित्व समाज का है। सरकार करे जो करना है, गति बढ़ाकर करे, कर तो रही है, और गति बढ़नी चाहिए। कुछ बातें अभी होनी बाकी है, वो होनी चाहिए। बात ये कहना ठीक है, लेकिन क्या हमने अपना देश सरकार को सौंप दिया है? देश तो हमारा है, सरकार सहित सब बातों को तो हम चुनते हैं, हम भेजते हैं। हमारा दायित्व है कि नहीं? पहला दायित्व हमारा है।
अपने अपने गांव में रहने वाले, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो सैनिक परिवार है, उनसे अपना आत्मीय संपर्क होना चाहिए, उनके सुख दुख में अपना भागना दौड़ना होना चाहिए। इसकी चिंता करनी पड़ेगी। सीमा की सुरक्षा देश की सुरक्षा का बड़ा महत्व का अंग है। और सीमा केवल भू सीमा नहीं होती, सागरी सीमा भी है। और सागरी सीमा का महत्व आज के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दांवपेच में बड़ा बढ़ गया है। और इसलिए इसकी देखरेख होना आवश्यक है। अपना नौदल उसकी सुरक्षा करता है, तटरक्षक दल भी वहां गश्त लगाता है। और सागरी सीमा का काम केवल सागर के अंदर नहीं रहता, तो सागर के से लगे तटवर्ती क्षेत्र में भी बहुत सारी गतिविधियां चलती है। उसमें हमारे रक्षक बल, हमारी नौसेना, इनको साधन संपन्न बनाना, उनको नई तकनीकी प्रदान करना, आदि आदि सारी बातें जैसी चलती है, वैसे इनके तालमेल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता लगती है। सैकड़ों द्वीप हमारी सीमा के अंदर है, अंडमान निकोबार सहित बड़े बड़े छोटे छोटे। वो द्वीप सामरिक दृष्टि से बड़े मौके की जगह पर है। पश्चिम सागर से लेकर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक, हिंद महासागर से होते हुए बहुत सारे द्वीप, एक तरफ लक्षद्वीप, दूसरे तरफ अंडमान निकोबार, इसके बीच में छोटे मोटे भूखंड बहुत सारे हैं, मौके की जगह पर है। उन सब की नाकाबंदी होनी चाहिए, उन सब पर निगरानी रखने वाला कुछ न कुछ रचना का प्रकार होना चाहिए। अतिशीघ्रता से ध्यान देकर पूर्ण करने का विषय है, क्योंकि भारत के सामर्थ्य को बढ़ना न देना चाहने वाले लोग तो भारत के गले के चारों ओर एक फांस के रूप में स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल बनाने की कोशिश तो कर ही रहे, पूरा बना ही लिया है उन्होंने। मालदीव, श्रीलंका से लेकर घूमते हुए बर्मा वगैरह वगैरह होते हुए वहां तक। हमको भी अपने इन मौके के जगह पर बसे द्वीपों की पूरे सुरक्षा की ठीक व्यवस्था करने की आवश्यकता रहेगी। और इन दोनों प्रकार के सीमा प्रदेशों में सेना जैसी है, वैसे उस सीमा लगत के प्रदेश के अपने सीमा जन भी है, वहां रहने वाले, परंपरा से बसे। कुछ देश का विभाजन हुआ उस समय, उधर से इधर आए, लेकिन वो वहां के बाशिंदे हैं और वो डटे हैं वहां पर। सीमावर्ती भूभाग में रहना कठिन है। उधर से पाकिस्तान गोलाबारी करता है बिना कारण, इनके घरों में गोले पड़ते हैं, जान हानि होती है, माल हानि होती है। ऐसा जब चलते रहता है और खेती का मौसम है, अपना खेत जोतने के लिए जा नहीं सकते, मवेशी मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, क्या करेंगे। लेकिन सीमावर्ती भूभाग के रहने वाले वहां से पलायन की मानसिकता में नहीं आए, वहां डटकर रहते हैं। मैं गया हूं उस भूभागों में, बात की है, मुझे उनका यही स्वर सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम यहां पर डटे, लेकिन हमारी सेना को थोड़ा सा मजबूत करो ताकि हमको हिम्मत रहे कि हम यहां डटे रहेंगे, सीमा की सुरक्षा होगी। उनकी चिंता करनी चाहिए, वहां विकास पहुंचना चाहिए। छोटी छोटी बातों की सुविधा वहां नहीं है, विद्यालय नहीं है, दवाखाना नहीं है, सुदूर सीमा क्षेत्रों में रास्ते नहीं पहुंचे हैं।
सागरी सीमा हो, भू की सीमा हो, उत्तर में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, सीमा जनों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनका मनोबल और बढ़े। सीमा के सुरक्षा सहित अवैध घुसपैठ को रोकना, तस्करी को रोकना, कई काम उनके मदद से हो सकते हैं। उनको वहां पर मजबूत करने की आवश्यकता है। और जो पंचामृत में एक बात कही स्वावलंबन की, सुरक्षित देश वही रहता है जो शस्त्रास्त्रों के मामले में स्वावलंबी रहता है। अब ये बात ठीक है कि जमाना ऐसा है कि हमको व्यापार में लेन देन करना पड़ता है, तो कुछ हमको देना पड़ता है, उस बदले में वहां से भी कुछ लेना पड़ता है। कभी हम कुछ देते हैं उसके रूप में, वो कीमत के रूप में वो वसूल करते हैं, अथवा कभी हमारा माल लेने के लिए शर्त ये रहती कि ये आप खरीदो तो वो हम खरीदेंगे। ऐसे में कई प्रकार के सुरक्षा उत्पादनों की खरीदी विदेशों से करना व्यापारी दांवपेच का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी अनिवार्य भी हो जाता है, हमारे पास तकनीकी नहीं है, वहीं से लानी पड़ेगी। अब ये जो लेन देन का तरीका है उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं, वो चलता रहे, लेकिन उसको इस तरह चलाए कि अपने सुरक्षा के लिए हम किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। हम सारी तकनीकी प्राप्त करें, हम अपने देश में उत्पादन करने की क्षमता पूरी हमारी हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लेन देन के तकाजे से हमको जितना करना है ये उतना हम करें। वो करना पड़ता है, इसलिए स्वावलंबन नहीं हो सकता, ये बात गलत है। मैं अपने देश में इस बात को बना सकता हूं, लेकिन मुझे मेरा गेहूं बेचना है, मेरा धान या मेरी कपास बेचनी है, और उसके लिए शर्त यह है कि मैं ये सुरक्षा उत्पाद उनसे खरीदूं। तो ठीक है, मैं निर्णय करता हूं, ठीक है, इसको आप लीजिए, उसको मैं लेता हूं। मैं बना सकता हूं अपने यहां, मैंने अपने मर्जी से उस शर्त में अपने आप को फंसा लिया। इन लेन देन पर भी हमारे मर्जी का स्वामित्व हो, इतना सुरक्षा उत्पादों में हमारा स्वावलंबन, यह आवश्यकता है, क्योंकि जो स्वावलंबी नहीं है वो कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। अपने जीवन को पूरा करने के लिए दूसरों की खुशामद करना जिनको पड़ता है, वो दूसरों के शर्तों के नीचे दबना भी अनिच्छा से क्यों न हो, लेकिन अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़े इस स्थिति में लाए जाते हैं दुनिया के। और इसलिए संपूर्ण स्वावलंबन के बारे में हम सोचे, हम उसको प्राप्त करें। अपने स्वावलंबन का उपयोग कितना कहां करना वो हम तय करें। इस प्रकार के एक स्वावलंबन की अपेक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में है। और अतिथि महोदय ने यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा और महत्व की है। एक पहलू पर उन्होंने जोर दिया, मैं एक और पहलू बताता हूं। अंतर्गत सुरक्षा, क्योंकि सीमा की लड़ाई अंदर के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। देश में गड़बड़ है तो वहां की लड़ाई ठीक नहीं चल सकती, और इसलिए इस अंदर की सुरक्षा में मुख्य बात रहती है कानून संविधान का पालन करके सब लोग चले। अभाव है, अशिक्षा है, सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी है, अन्न का अभाव है, कई प्रकार की बातें, शोषण है, स्वार्थ है, समाज में भेद है, विषमता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में ऐसे तत्व रहते जो देश को दुर्बल करना चाहते हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। इन विपदाओं की मार से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी इतना त्रस्त हो जाता है कि मालूम होने के बाद भी
और दुष्प्रवृत्त न होने के बाद भी वो देश के हित को भूल सकता है, उसको भुलाया जा सकता है और उसको देश के विरुद्ध में भड़काया जा सकता है, भड़काकर हिंसा पर उतारू किया जा सकता है। ऐसे काम करने वाली शक्तियों के इन हिंसात्मक अवैध गतिविधियों का बंदोबस्त ये कड़ाई से होना ही चाहिए और हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ जिन कारणों से अपने ही देश के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, उन कारणों का उपाय भी होना चाहिए। वो केवल उन लोगों तक मर्यादित नहीं है कारण जो भड़काए गए, वो तो समाज व्याप्त एक स्थिति है, उसको दूर करना है। और इसलिए जवाबदेह होकर पारदर्शी बनकर प्रशासन को जन कल्याण की सारी योजनाएं अंत तक पहुंचे, इसको देखना पड़ेगा। शासन को जन कल्याण की व्यावहारिक योजनाएं बननी पड़ेगी। लेकिन फिर यहां भी समाज का कुछ दायित्व है कि नहीं? आखिर शासन और प्रशासन भी समाज से गए हुए लोगों का है, और शासन आने में देर हो, प्रशासन आने में देर हो, तब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई इसलिए मैं अपने घर को जलने देता हूं क्या? वो मेरा अपना घर है, फायर ब्रिगेड जब आएगी तब आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मुझे तो अपने देश को, घर को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। समाज का दायित्व तो ज्यादा है। हम पहुंचे, हम अपने स्नेह और सद्भावना को लेकर पहुंचे, उनके विकास के उपक्रम करें, उनकी सेवा करें, उनके सुख दुख में भागदौड़ करें। ऐसा आत्मीय संपर्क स्थापन करते हुए उनमें यह भरोसा उत्पन्न हो कि विपदाएं बहुत है, लेकिन समाज हमारे पेट पर हाथ रखता है तो वो भी कहेंगे कि ठीक है, हमारे 100 संकट है, लेकिन हमारा देश 1,00,000 उपायों का देश है। विश्वास पूर्वक अपने देश का आदमी, आखिरी आदमी ये कह सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी है तो समाज को इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। कुछ बातें शासन की करनी रहती है, जैसे कई प्रकार की योजनाएं अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए बनी है, बन भी रही है, नहीं, लेकिन तत्परता से वो लागू होनी चाहिए। स्कॉलरशिप तो है, मिलती नहीं है, साल भर नहीं मिलती, अंत में मिल जाती है। अब स्कॉलरशिप लेके जिसको पढ़ना पड़ रहा है, वो गरीब, वो साल भर का खर्चा कहां से खड़ा करे? समय पर मदद नहीं मिली तो मदद नहीं रहती। कई बार क्यों नहीं होता? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लिए सब प्लान बने हैं, वो सब प्लान लागू क्यों नहीं होते? कहीं की होते हैं, कहीं की नहीं भी होते। क्यों इन योजनाओं का और ऐसे सब प्लान्स का पैसा पड़ा रहता है, फिर मार्च के अंत में उसको डाइवर्ट किया जाता है? ये क्यों होता है? दुख तो है, पैसा लगाने की आवश्यकता तो है, साल भर हाथ में भी है। समय सर तत्परता के साथ और संवेदना के साथ शासन प्रशासन इसमें सक्रिय हो, इसकी आवश्यकता है। और ऐसा सब होने लगेगा तो भी मोहवश या भ्रमवश कुछ इधर उधर हो जाता है, तो इन सारी बातों की पहली मार झेलने वाला तो देश का पुलिस बल है। अब पुलिस बल की भी हालत जैसी चाहिए योगक्षेम की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं है। ड्यूटी तो हम देखते रहते हैं, बहुत विचित्र रहती है। ऑफिस में काम करने वाले लोगों का ठीक है 11 से 5, पुलिस को सदा जागरूक रहना पड़ता है। अब ऐसी सब ड्यूटी करने वालों का योगक्षेम भी ठीक रहे, रचना भी ठीक हो, व्यवस्था भी ठीक हो, इस दृष्टि से आयोग बना था, उसने सिफारिशें दी है और वो पड़ी है।
जरा निकाल के धूल झटक के उसको पढ़ा जाए और जो ऐसी सुधार की अनुशंसाएं हैं उनको लागू किया जाए, इसकी आवश्यकता है। हमारे बल सुसज्ज रहे, हमारे बल अपने और अपने परिवार के योगक्षेम के बारे में आश्वस्त रहे, और बल, शासन, प्रशासन, इनके साथ समाज भी सक्रियता पूर्वक इन सब षड्यंत्रों के या संकटों के शिकार अपने बंधुओं को नित्य अपना मानकर आत्मीय संपर्क में रखकर उनको अपने बराबर में चलाए, मदद का हाथ देकर। तो अंतर्गत सुरक्षा हो या सीमा सुरक्षा हो, दोनों तरफ की बात अच्छी संभाली जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, कम होता है, विशेषकर समाज के द्वारा कम होता है, तो उसका लाभ लेने वाली बहुत चिंताजनक प्रवृत्तियां पिछले कुछ दिनों में उभरती हुई हमने प्रत्यक्ष देखी। काम तो उनका पहले से चल रहा होगा, लेकिन अब वो सामने आ गई, निडर बन गई। हम जानते हैं कि अपने देश प्रजातांत्रिक देश है, तो आंदोलन चलते रहते हैं। आंदोलन तो प्रजातंत्र में स्वाभाविक बात है, ऐसा हमारे यहां अभी माना जाता है। और आंदोलन में राजनीतिक दल रहते हैं, वो उसका लाभ लेते हैं। ये तो चलते रहता है, ये बहुत सालों से है, वो आदत सी हो गई हम सबको। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर जो आंदोलन हुए, उसमें हमने देखा कि छोटी बातों को बहुत ही बड़ा किया गया। चलो ठीक है, बल बढ़ाना है, प्रचार करना पड़ता है, अपनी बात को बड़ा बना के बताना पड़ता है, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन कौन कौन है वहां पर? राजनीतिक नेता तो कुछ तो रहेंगे, लेकिन हमने जिनको ये नारे लगाते देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो प्रकट रूप से कहते हैं कि इस कानून संविधान पर हमारा विश्वास नहीं है, हम क्रांति चाहते हैं, बंदूक की नली के आधार पर हम सत्ता प्राप्त करेंगे, ऐसा जो खुला खुला कहते हैं, जो ज्ञात आतंकवादियों से संबंध रखने वाले लोग हैं, ऐसे भी चेहरे इन आंदोलनों में दिखे। अभी तक नहीं रहते थे, ये अचानक उनका और पीड़ितों के प्रति प्रेम क्यों उभर कर आया? हमारे देश में जो हो रहा है, त्रुटि है, समस्या है, असंतोष है, और उसका राजनीतिक लाभ भी लिया जा रहा है, यहां तक भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, सोशल मीडिया पर इनका प्रचार भी चलता है, उसका कंटेंट और उसका नैरेटिव कहां से आता है खोज लेके जाते हैं, तो भाई पाकिस्तान से आ रहा है, और कहीं इटली में बैठे लोगों से आ रहा है, अमेरिका में बैठे लोगों से आ रहा है। ये कैसे होता है? तो ध्यान में आता है कि एक कार्य पद्धति चली है, आजकल कहते हैं न्यू लेफ्ट, या अपने आप प्रचलित शब्द चला है अर्बन माओइज्म। इन सबकी एक कार्य पद्धति है, अर्बन माओइज्म कहते हैं। माओइज्म हमेशा अर्बन ही रहा है, देहातों में, जंगलों में उसकी गूंज इसलिए उठी कि हमारी उपेक्षा के कारण अभावों के शिकार अन्यायग्रस्त हमारे बंधुओं के मन में, उनको भड़काकर और हिंसा पर उतारू करने में वो सफल हुए। लेकिन उसका उद्देश्य उनका कल्याण था का नहीं? इंटरव्यू में कहा गया है प्रेस के सामने नेता के द्वारा कि आदिवासी तो हमारे कैनन फॉडर है, बारूद बंदूक की हम इनका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनको भड़काते हैं, ज्वालाग्राही बन जाते हैं, तब हमारे किसी आंदोलन की बंदूक में ठूसते हैं और फायर कर देते हैं।
समाज की वेदना, समाज की विषमता, समाज का अभाव, समाज का अज्ञान, इन सब बातों का लाभ लेके समाज के उपेक्षाग्रस्त तबके को अपने बंदूक की बारूद बनाने वाले ये लोग हैं। इनकी निश्चित कार्य पद्धति है। पहले छोटे छोटे संगठन बनाओ जो अप्रसिद्ध है, संख्या की दृष्टि से भी उनका बल कम है, लेकिन हो हल्ला बहुत करो। छात्रावासों में जाओ, ऐसे अभावग्रस्त वर्गों के छात्रों से संपर्क करो, असत्य प्रचार करके उनको भड़काओ। छोटे छोटे आंदोलन खड़े करो, जितना बड़ा उसको कर सकते हो उतना करो, नहीं तो छोटा ही चलाओ। और आंदोलनों में से नेतृत्व का अनुभव लेकर तैयार ऐसी एक दूसरी श्रृंखला, दूसरी चेन तैयार करो। इन्हीं गतिविधियों के द्वारा प्रचलित नेतृत्व को डिस्क्रेडिट करो, समाज में प्रचलित श्रद्धाओं को ढहा दो। विपरीत श्रद्धाएं जो उनको समाज से अलग करेगी, विपरीत नेतृत्व जो किसी का बंदा नहीं है, केवल अपने मालिकों का बंधा है, उसको स्थापित करो। समाज का प्रस्थापित नेतृत्व कितना भी हो, कैसा भी हो, थोड़ा बहुत तो समाज के लिहाज से, कानून के लिहाज से, देश के लिहाज से बंधा रहता है सब बातों से। उसके भटकने की एक सीमा रहती है, उसके नीचे गिरने की भी एक सीमा रहती है। यहां तो कोई परहेज नहीं है। और ऐसी बात चलती है, उसके आधार पर समाज में एक अराजक सदृश वातावरण उत्पन्न कर लो, जिससे समाज का विश्वास खत्म हो जाएगा। हमेशा अपने विश्वास को बल देने के लिए जिनको देखते हो उनको देखने की इच्छा नहीं रहेगी, और नए लोग जो हमारे इशारे पर चलते हैं उनके पीछे उसको खड़ा करके और सारा पलड़ा पलट दो। आगे कुछ होने वाला है इससे? कुछ नहीं होने वाला। सब जगह का इतिहास अपने सामने है। इस कार्य पद्धति में इतना तो हो गया कि बंदूक की नली में से सत्ता आ गई, लेकिन जिन बातों को, जिन दावों को करते हुए सत्ता की, वो कभी पूरे नहीं हुए, एक भी जगह नहीं। मैंने हमारे इशारे पर कहा, वो हम कौन है? वही अर्बन माओइस्ट है। वो हमेशा सुरक्षित अंतर पर शहरों में बैठे रहते, बड़े बड़े बुद्धिजीवी नाम की उनकी एक प्रतिष्ठा, कभी वास्तव में होते, कभी तो अधिक्षा, खड़ी की प्रतिष्ठा होती। एक पुस्तक लिखता है, दूसरा प्रकाशित करता है, तीसरा उसके प्रकाशन संबंध में और भर भर के उसके स्तुति सुमन गाता है, और फिर चौथा रिसर्च करके उसमें उसको उद्धृत करता है, तो विद्वान के नाते उसका नाम स्थापित हो जाता है। ऐसे हजारों विद्वान खड़े। असत्य बोलना, इससे कोई परहेज नहीं। झूठ प्रचार करना, इससे कोई परहेज नहीं। बहुत घूमता है। द्वेष पैदा करना, यही उनका ध्येय है। उसके लिए जो आवश्यक है करो, अपप्रचार करो, असत्य प्रचार करो। देश के दुश्मनों से बल पाना, बल पा सकना, मदद पा सकना, यह तो विशेष क्वालिफिकेशन माना जाता है। जहां जाएंगे वहां भारत की निंदा करेंगे, सरकार किसी की भी हो। संविधान हमारा एकात्मता की बात करता है, उनकी तो श्रद्धा ही नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बात है। ये प्रवृत्तियां उभर कर आई है, और उनका लगता है, जो देखा है हमने, अब उससे ऐसा नहीं लगता कि हाँ समाज में कुछ असंतोष है, उसका लाभ राजनीतिक ले रहे। ऐसा लगता है कि आपस में साठगांठ करके, जिसको अपनी परंपरा में मंत्र युद्ध कहा गया है, ऐसा एक कूटनीतिक अंतर्गत भेद उत्पन्न करने वाला युद्ध चल रहा है हम सबके विरुद्ध। समाज, शासन, उसकी व्यवस्था, परंपरा और सभी। यह मानस शास्त्रीय युद्ध है। अब इसके निरस्तीकरण के लिए शासन प्रशासन को सजग होना पड़ेगा।
क्योंकि ये दिखता तब है जब पहले 10 साल 20 साल काम कर चुका होता है। तो इसका प्रारंभ हो जाए तभी इसका पता चले। इतनी चौकस अपनी सूचना यंत्रणा होनी चाहिए। समाज में इधर उधर घूमने वाले सामान्य लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनको इसका पता रहता है। उनसे कभी कभी बात भी आती है, तो बात आती है तो कान खड़े होकर हो जाने चाहिए और तुरंत उसका सच का पता लगाना चाहिए। इतनी संवेदन क्षमता ये शासन प्रशासन में आवश्यक है। ऐसी घटना ही न घट पावे समाज में जिसका लाभ उपद्रवी शक्तियां ले सकती है। इतनी चौकसी समाज के नित्य जीवन पर रखनी पड़ेगी। ऐसा हुआ समाज का प्रश्रय जहां नहीं है, यहां वहां ये काम नहीं कर सकते। कुछ न कुछ मात्रा में समाज से बल मिलता है। वो न मिलने से अपने आप ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जिस कारण से अपने समाज के वर्ग इनके भक्ष बनते, उन कारणों को मिटाने का काम जनहित की योजना पारदर्शी तत्पर तरीके से अंत तक ले जाना। सरकार बहुत धीरे चलती है और आज की बात नहीं, 70 साल से धीरे चलती है, ये हमने देखा है। फिर भी जो विपदा में है, जो संकट में है, जो अन्याय से ग्रस्त है, जिसका कोई काम अटका है, उसको विलंब सहन नहीं होता। वो क्षोभ में आ जाता है और क्षोभ की अवस्था में उसको कौन क्या कहेगा और वो किस पर विश्वास रखेगा बता नहीं सकते। इसलिए इस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु जैसा आपने बार बार कहा है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। इसका संपूर्ण और अचूक उपाय तभी होगा जब समाज इसमें पहल करेगा। बुद्धि और भावना सहित अपने आचरण में आपस में सद्भावना और अपनेपन का व्यवहार किए बिना इसका इलाज नहीं होता। पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति, भाषा, प्रांत, इसकी विविधता है, रहेगी। उसको चल के भी संघर्ष भड़काया जाता है। उसका हल क्या हो? कोई कानून सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, सरकार ने वो नहीं किया, दोनों समय असंतोष हो गया। अब इसका इलाज क्या है? कानून इलाज है क्या? इलाज तो हमारी आपसी सद्भावना है। इतने प्रकार की विविधता है तो सबके हित में भी विविध प्रकार है। लेकिन अलग अलग हित होने के बाद भी हम मिलकर चल सकते। किस बात पे चल सकते? हम सद्भावना के बल चल सकते, समरसता के बल चल सकते। उस सद्भावना से, समरसता से परिपूर्ण व्यवहार का अनुभव सब लोगों को आपस में हो, समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है। विशेषकर चिंतन करने वाले सुबुद्ध नागरिकों की जिम्मेवारी है। उनके बोलने में, करने में किसी प्रकार का असंतुलन न हो। अन्याय की प्रतिक्रिया में हम दूसरे अन्याय को जन्म न दे। अधर्म की प्रतिक्रिया दूसरे अधर्म को न लावे। नहीं बैरानी सम्मति, बैर से बैर नहीं समता, तथागत का उपदेश है। समाज का ही आपस का स्नेह कायम रहे, सद्भावना कायम रहे, समाज की एकता को बढ़ाने वाले हमारे सारे क्रियाकलाप हो, इसका ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा। और अन्याय को निरस्त करते समय भी, दुख को वाचा देते, वाणी देते हुए भी, आंदोलन अभियान करते हुए भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। संविधान अपने देश को देते समय 25 नवंबर 1949 पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो भाषण है, वो तो बार बार हम नित्य पढ़े ऐसा भाषण है। नए हमारे स्वतंत्र देश का और इस संविधान का अनुशासन क्या है उन्होंने बताया है। आप मूल में पढ़ लीजिए, मैं उसका आशय बताता हूं। पहले उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग किसी दूसरे शक्ति, विदेशों के द्वारा बलपूर्वक जीते नहीं गए, उनकी ताकत नहीं थी। हम लोग तो आपस में झगड़ा कर रहे थे, भेद और स्वार्थ से ग्रसित थे। उस फूट के चलते हम विदेशियों के बच्चे बने।
तो उस फूट को अभी स्थान नहीं मिलना चाहिए आने वाले समय में अपने देश में। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको लोकतंत्र के संवैधानिक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। अभी तक ब्रिटिशों का राज था, उनको उनका प्रतिकार करने के लिए, उनको भगाने के लिए हमने जो किया स्वतंत्र देश में वही सब हम करें, ये ठीक नहीं है। उन्हें तो उस भाषण में तो यहां तक कहा है, मैं तो सत्याग्रह को भी ठीक नहीं मानता हूं स्वतंत्र देश में। आप पढ़िए मूल से। और तीसरी बात उन्होंने बंधुभाव की कही, अपने संविधान की प्रस्तावना में भी उसका उल्लेख है, फ्रैटर्निटी। और मुझे ऐसा पता चला कि फ्रैटर्निटी पहले मूल उसके ड्राफ्ट में नहीं था, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के सूचना पर उसको वहां डाला गया, क्योंकि वो कहते थे कि हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, आर्थिक मिली, उसकी व्यवस्था हमने कर दी है, सामाजिक स्वतंत्रता आनी चाहिए, लेकिन स्वातंत्र्य और समता एक साथ नहीं आती, उसके लिए बंधुभाव चाहिए। और जब तक इस बंधुभाव को आपस में बढ़ाने का ध्यान हम नहीं रखते, ये नियम कानून हमको बचाएंगे ऐसा नहीं है, हमारा व्यवहार हमको बचाएगा। और इसलिए आपस में एकात्मता, बंधुभाव और अनुशासन की सीख हमको उस समय मिली है जब हम संविधान सम्मत एक रिपब्लिक बने, उसको याद रखना चाहिए। उन्हीं के नाम पर दूसरा व्यवहार करने के लिए उकसाने वाले शक्तियों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि निवेदिता भी कहती है कि दैनंदिन जीवन में यही अभिव्यक्ति होती है नागरिक अनुशासन, देशभक्ति की। जब परतंत्रता थी तब फांसी गए, लाठी खाई, गोलियां खाई, जेल गए। अब हमारा अपना देश है, इसमें हम देशभक्ति कैसे बतावे? रोज के जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करके चलना ये देशभक्ति का लक्षण है, ऐसा भगिनी निवेदिता ने कहा है। और उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण बात वो है संस्कार चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आदत में लानी पड़ती है। और अपने प्रमुख अतिथि महोदय ने उल्लेख किया है विस्तार से, परिवार में संस्कार चाहिए, कानून बनने चाहिए, कानून का भी उल्लेख उन्होंने किया। मैं यहां बता देना चाहता हूं कि ऐसे जो कुछ काम उनके द्वारा चले हैं उसमें जहां जहां हमारे स्वयंसेवक है, जैसी जितनी शक्ति है उतने सहायक होंगे। और इसलिए कानून बनाने की जो बात करते हैं वो उसमें भी हमारी जो कुछ सहायता हो सकती बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे देश के भावी पीढ़ी को ये सब देखना न पड़े, ये सब अनुभव करना न पड़े। उन सबको ज्ञान भी समान रूप से सबको मिले, अपनी उन्नति करने के अवसर भी सबको मिले, और एक मनुष्य के जीवन का अनुभव, बचपन से सुखद अनुभव जैसा किसी सुरक्षित घर में बच्चों को मिलता है, सब बच्चों को मिलना चाहिए। परंतु जो बाहर से सुरक्षित दिखते हैं वो भी तो असुरक्षित हो गए। कैसी कितनी घटनाएं घटती है। आज तो समाचार देखने का मन नहीं होता, क्योंकि पहले 15 समाचार इसी प्रकार के होते। एक घर में पिताजी ने अपनी कन्या के साथ क्या किया, दूसरे घर में बड़े भाई ने अपने माताजी के साथ क्या किया। कैसे कैसे गंदा समाज। अपना देश है क्या ये भारतवर्ष है, लेकिन आ रहा है। और कारण क्या है? कड़ा कानून चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा सरकार धीरे धीरे चलती है। कौन चला रहा है पता नहीं, लेकिन चलती तो धीरे धीरे है। प्रशासन आराम से चलता है। व्यवस्थाओं में बदल इसी के कारण धीरे धीरे आते हैं। अब संस्कार चाहिए तो संस्कार
शिक्षा में से होने चाहिए, शिक्षा पद्धति आनी चाहिए। तो आते आते तो उसके 4.5 साल हो गए, अभी बाहर नहीं निकली, वहां आ गई है, ऐसा पता चलता। जैसे लेट गाड़ी होती है ना, स्टेशन पर से हमको पूछना पड़ता है, तो कहते कि 4 घंटा लेट है, फिर जाए 4 घंटे के बाद तो 20 मिनट, 40 मिनट और 2 घंटा लेट हो जाती। किसी किसी स्टेशन पर व्यवस्था रहती, इस स्टेशन पर आई है, इस स्टेशन पर आई है, ऐसा चलता है। खैर, जो है सो है। हमारे हाथ में अपना घर है ना, हमारे हाथ में अपनी संतानें है ना, उनको ये सारी बातें अपने उदाहरण से देखने को, सीखने को मिलती है क्या? घर में हम उनको जो बातें बताते हैं, कहानियां बताते हैं, उसमें से इस भाव का उन तक प्रेषण हम करते हैं क्या? अपने घर में इन सब बातों का ध्यान रखने का हमने कितना प्रयास किया है? अपने घर का वातावरण ऐसा पवित्र है क्या? अपने घर की भाषा, भूषा, भवन, भजन, भोजन और प्रवास करते हम तो भ्रमण, इन सब में भारतीय संस्कार है क्या? सुसंस्कार है क्या? सद्विचार, सदाचार है क्या? हमको देखना पड़ेगा और अपने घर को पक्का करना पड़ेगा। कई बातें घर में आनी पड़ती है। अब टीवी रहेगा हर घर में, क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कलर टीवी नहीं रहेगा, इतना ही, लेकिन टीवी तो रहेगा। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी मोबाइल के द्वारा होता है, तो मोबाइल से दूर रहो ऐसा कह ही नहीं सकते। बच्चों के पास भी दो दो होते हैं और उसमें कंटेंट डालने वाले लोग भी हैं, और वो कंटेंट तो डालते हैं। और मोबाइल यंत्र है, इंटरनेट एक यांत्रिक अवस्था है, यांत्रिक व्यवस्था है। उसमें से जो आता है, उस लेने वाले का स्तर क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, वो पचा सकता है कि नहीं, ये देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां कहते हैं कि विक्रम सिंहासन पर चढ़ने गया तो 32 की कथा है, हर कदम पैड़ी पर रखते समय एक वहां की गुड़िया खड़ी हो गई और उसने कहा कि तुम पैर रख रहे हो, लेकिन विचार करो, ये उसका है, उसने ऐसा ऐसा किया था, तुम्हारी ताकत है क्या? ऐसा कोई पूछने की व्यवस्था ही नहीं है। आता है, जो खोलता है उसको मिल जाता है, उसकी बुद्धि कुछ भी हो, उसकी आयु कुछ भी हो, और उसका किसी का चेक नहीं है। वो कानून बनेंगे, उसमें देर लगेगी, तब तक हम क्या करें? हम अपने पाल्यों की विवेक बुद्धि बढ़ाएं, हम अपने घर का वातावरण ऐसा बनाए कि उसमें देखने की इच्छा ही ना हो। संस्कार बचाते हैं ना आदमी को। मदन मोहन मालवीय जी के बचपन की कहानी है, कुछ 12-14 वर्ष के थे, उनके आत्मचरित्र में उन्होंने खुद लिखी है। तो घर के छत पर गए, छत पर गए, सामने के घर का आंगन दिख रहा था, यानी पीछे वाला आंगन। तो छत पर गए, वहां उस घर की एक युवती कपड़े बदल रही थी। इन्होंने कदम रखा, वो देखा और तुरंत लौट गए, नीचे आए और माताजी को कहा, आज बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई, मैं छत पर गया वहां और वो पड़ोसी युवती, उसको देखा मैंने, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। तो माताजी ने, तुम उसको देखने के लिए गए थे? तो बोले नहीं, मुझे क्या पता, वो कपड़े बदल रही थी वहां पे, मैंने तो एक कदम रखा, एक नजर पड़ी, मैं उल्टे पैर लौट आया। तो माताजी ने कहा, फिर तुमको पाप नहीं है, तुम देखने के लिए नहीं गए थे? बोले देखने के लिए मैं नहीं गया था, लेकिन ये हो तो गया, आंखों को एक नमूना तो मिल गया, इसलिए इसका मैं प्रायश्चित्त करूंगा। दूसरे दिन उसी समय तक निर्जल उपवास उन्होंने रखा। वो कहते हैं कि 10 साल की आयु से मेरे हाथ से होने वाली छोटी बड़ी हर प्रकार की गलती या सही बात मैं माता जी को बताता था, और गलतियों का प्रायश्चित्त अगर हुई है तो लिए बिना नहीं रहता था। ये बचपन से मैंने आदत बना ली, मेरी माता जी के जाते तक वो कायम रही। इतनी चिंता स्वयं की करने का वातावरण जिस घर में हम बना सकते हैं, उस घर में जमाना कैसा भी रहे, मदन मोहन मालवीय ही बनेंगे, और कौन बनेंगे?
हम अपने घर को ऐसा रख नहीं सकते क्या? हमको हमारे घर की चिंता भी सरकार पर डाल देनी? हमको इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देश में ये जो सारी घटनाएं हो रही है, कितने पारिवारिक क्लेश होते हैं, ऐसी घटना होती है तब कर्जे में डूबे रहते हैं, आत्महत्याएं होती है, घर के लोगों का ही परस्पर के साथ ऐसा व्यवहार प्रताड़ना का हो जाता है, अनाचार अत्याचार का भी कभी कभी होता है, बच्चों के साथ समाज में ऐसे व्यवहार होते हैं, आत्महत्याएं होती है, सब प्रकार के संघर्ष समाज में चलते। ये बहुत पीड़ादायक चिंताजनक है, लेकिन उसका उपाय स्नेह सद्भावना के सिवा, एक पारिवारिक वातावरण से समाज का आपस में व्यवहार हो, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। और जैसा मैंने कहा, इस बात को समझने वालों को अपने व्यवहार को, वाणी को अनुशासित किए बिना यह चलन नहीं बनेगा। भाषण भले ही मैं जोर जोर से दूं, रोजमर्रा के मेरे चलने बोलने में अगर ये बात नहीं आती है तो समाज बदलेगा नहीं। और इसलिए हमको अपना उदाहरण देना चाहिए, और इसलिए हमको अपना चिंतन भी ठीक करना चाहिए, एक समग्रता का चिंतन होना चाहिए। हमारे प्रत्येक कृति, उक्ति और मन से भी व्यक्ति, परिवार, समाज, मानवता और सृष्टि सभी का सुपोषण हो, सभी का कल्याण हो। समाज का दिग्दर्शन करने वाले सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज कभी भी कानून से या दंड भय से ठीक रहता ऐसा नहीं है, कुछ दिन चलता है। कानून की बात तो ऐसी है कि कोई देखने वाला नहीं है तो लोग तोड़ देते हैं। लाल बत्ती तोड़ना पाप है जब तक कोई देखता नहीं, इसलिए लिखा जाता है कि आप कैमरे के नजर में हो। वास्तव में होते है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि आपका फोटो निकाल के फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी, इससे लोग थोड़ा सा बच के रहेंगे। ये भी नहीं है तो कुछ नहीं, स्वयं दंड के भय से नहीं चलता समाज। दंड का भय कितने दिन चलता है? सबसे सर्वसमर्थ कम्युनिस्ट रशिया, सोवियत की सत्ता थी, बहुत बलदंड, अंदर क्या चल रहा है बाहर से दिखता नहीं था, और बाहर वो कुछ भी कर सकते थे, अंदर वालों के तो हाल ही पूछो मत। लेकिन ऐसी सर्वसमर्थ सत्ता की धाक कितने दिन चली? 70 साल चली, उससे ज्यादा नहीं चली। समाज उससे नहीं चलता, समाज अपने संस्कार से चलता है। मनुष्य वैसे तो पशु है, आहार निद्रा भय मैथुन अंश सामान्य में तत् पशु रहा, परंतु वो मनुष्य क्यों बना है? धर्म है। ये धर्म क्या है? तो पहली बात है कि अर्थ काम इसकी आवश्यकता है, हमारे परंपरा ने भी उसको माना है। लेकिन अनिर्बंध अर्थ शोषण को जन्म देता है, और अनिर्बंध कामना, अनिर्बंध काम जीवन को सड़ाता है। और इसलिए इसको नियंत्रित करो, संयम में रखो, नियमबद्ध करो, और समाज के लिए और खुद के लिए भी उपयोगी बनाओ। गीता में भगवान ने कहा है, धर्म अविरुद्ध काम हो, धर्म अविरुद्ध काम मैं स्वयं हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। जीवन के लिए, सामूहिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए जितना उपयोग है, जैसा उपयोग है, वैसे अर्थ और काम को हमारी मान्यता है, लेकिन उसको इस मर्यादा में रखने वाली नीति कल्पनाएं होती है। ये अच्छा है या बुरा है, समाज में प्रचलित रहता है। बड़ों के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, एक जमाने में था, आजकल नहीं है, बदलता है। नीति कल्पनाएं समाज की समय समय पर बदलती रहती है, बदलनी चाहिए जमाने के साथ, लेकिन नीति कल्पनाएं रहती है और उसके नियम रहते, नियम को हम कानून माने। नीति कल्पनाएं तय करती है अर्थ और काम पर नियंत्रण, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और नीति कल्पना में सारा समाज चले ये देखने का काम है नियमों का। लेकिन इन तीनों का आधार क्या है? इन तीनों का आधार है मूल्यबोध, जिसका आपने उल्लेख किया पंचामृत के रूप में। करुणा, संवेदनशीलता, ये एक है। समावेशी,
सबको समाने वाला, इंक्लूसिव। ये दूसरा है। सुरक्षा, स्वावलंबन, ये उसके उपाय है। जिनके पास सुरक्षा नहीं, जिनके पास स्वावलंबन नहीं, उनके पास बल भी नहीं, और जिनके पास बल नहीं, उनके लिए कुछ नहीं। दुनिया में तो बलवान की चलती है। और बलवान कैसे बने, तो पहले उसके स्वाभिमानी बनना पड़ता है। ये जो बात है, ये अपने संस्कृति का सार है, वो मूल्यबोध है। उसके आधार पर नियम बदलते रहती है, नीतियां बदलती रहती है, बदलने चाहिए। परंतु बदलना कैसे, एकदम नहीं बदलते, मन बना के बदलना पड़ता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए बदलो, और भाई कुछ विचार करो। समाज का परिवर्तन क्रांति से कभी आया नहीं है। समाज का परिवर्तन उत्क्रांति, संक्रांति से आया है, शांति से आया है। लोग मन बनाकर प्रयास करते रहे, धीरे धीरे बातों को गले उतारते रहे। बातें जब थोप दी तो नहीं चली। कितने ही सुधार आंदोलन अपने देश में हुए, सुधार इसलिए नहीं हो पाए कि वो बातें आग्रह पूर्वक गले के अंदर उतारने का प्रयास किया गया। समाज ने स्वीकारी नहीं, बातें ठीक थी, होनी चाहिए थी, लेकिन समाज भी अपना एक अहम रखता है। छोटे बच्चे को समझा बुझा के आप करवा सकते हैं, आप अगर उसको डांट डपट कर करने लगे तो वो हल्ला करेगा, और आखिर में आपको ही झुकना पड़ता है। जोर से चिल्लाएगा तो आप क्या कर सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। निर्णय भी देते समय, अब न्यायालय के निर्णय हो जाते हैं, उसमें ये देखा नहीं जाता। अभी शबरीमलाई का निर्णय हुआ, अब उद्देश्य स्त्री पुरुष समानता, बहुत अच्छी बात है, स्त्री पुरुष पूरकता हम कहते हैं, लेकिन एक ही भाव हम मानते हैं, इसलिए ठीक है, स्त्री पुरुष समानता उद्देश्य बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हुआ, अरे भाई बात करनी थी, मन बनाना था। इतने वर्षों से परंपरा चल रही है और वहां के लोग उसका पालन कर रहे हैं। आंदोलन किसी ने नहीं किया, पिटीशन करने वाले मंदिर में जाने वाले नहीं है, बहुत बड़ा महिला वर्ग है, उस नियम को पालन करके चलता है और अयप्पा के प्रति श्रद्धा रखता है। उसकी बात नहीं सुनी गई, उसकी भावनाएं नहीं देखी गई। ये जो पंथ संप्रदाय है वो अपना अपना होता है, उसके कर्ता धर्ता किसी को माना जाता है। जैसे अमुक गोष्ठ न्याय, अमुक बात न्याय सम्मत है कि नहीं है, ये तय करने का अधिकार केवल न्यायालयों को है और किसी का नहीं। वैसे अमुक बात धर्म सम्मत है कि नहीं, ये उस धर्म में जो धर्माचार्य वो तय करते, उनसे बात होनी चाहिए। वो समझते हैं ना, नए जमाने को समझते हैं, परिवर्तन के लिए तैयार है। परिवर्तन कदम बर कदम कैसे लाए जाए, उनके साथ मिलकर प्रयास किया जा सकता है। परंपरा है, उसके कुछ कारण होते भैया, परंपरा है। एक जगह लोग अंत्य यात्रा के लिए स्मशान में जाते हैं तो अपने यहाँ जिसको कच्चा चूड़ा करता है वो कहते हैं, वो कच्चा चूड़ा बनाकर वहां दिया जाता है और लोग खाते हैं। अब विचित्र है, लेकिन उस जमाने में क्या था, क्यों आई परंपरा, अब तो बदलना चाहिए। लेकिन परंपरा इसलिए आई कि स्मशान था 10 किलोमीटर दूर और गांव वाले सब वो बोझा उठा के ले आएंगे, वहां पे वापस जाने को भी समय लगने वाला, वहां बैठना पड़ता है, तो इतने देर वो ठीक है, गम में हमारे गम के लिए वो भूखा रह लेंगे, लेकिन हमको शोभा नहीं देता ऐसा करना। इसलिए किसी चतुर व्यक्ति ने कच्चा चूड़ा बनाकर लाया था, दे दिया सबको, चुपचाप खाओ भैया। अब ऐसे कारण रहते हैं ना इन सब बातों के, वो कारण क्या है, वो आज वैलिड है कि वाइड है, ये देखना चाहिए। ऐसा सोच के निर्णय आता है तो समाज स्वीकार करता है और आचरण में परिवर्तन करता है। ऐसा सोच के निर्णय आता है तो क्या होता है, अच्छा तत्व, अच्छा उद्देश्य होने के बाद भी और अच्छा निर्णय हो तो भी वहां तो आंदोलन खड़ा हो गया, वहां तो असंतोष पैदा हो गया। इसके लिए हम काम करते गए, इसके लिए हम काम नहीं करते। हमको इन बातों को सोच समझ के अपने उदाहरण से
प्रबोधन करना पड़ेगा, प्रबोधन से मन परिवर्तन करना पड़ेगा, और मन परिवर्तन के बाद समाज परिवर्तन कर लेता है। लंबी तपस्या है, ये करनी पड़ती है, नहीं तो जो हम चाहते हैं वो होते नहीं। हम समानता लाने जाते हैं, स्थिरता लाने जाते हैं, शांति लाने जाते हैं, समाज में अशांति, अस्थिरता और भेदों का सृजन होता है। और इसलिए हम सब लोगों को भारत के स्व को समझकर चलना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। हम उसको जानते हैं तो समय के आधार पर क्या क्या परिवर्तन करना है इसको भी अचूकता से जान सकते हैं। हम स्वतंत्र है, हमारे तंत्र में स्व क्या है? हमारा प्रशासन है। अब वो उस समय का बना है, अंग्रेजों के समय का, और अंग्रेजों को इस देश को प्रगत नहीं करना था, इसके समाज का विकास नहीं करना था। अंग्रेजों को यहाँ अपना राज्य चलाना था, यहां से रेवेन्यू वसूलना था, और इसके लिए आवश्यक उतना कानून, सुव्यवस्था, शांति उसको उनको चाहिए थी। उस दृष्टि से उन्होंने अपने प्रशासन का निर्माण किया, उसका एक प्रशिक्षण बनाया। ये बात सही है। अब हम स्वतंत्र हो गए, अब हमारा प्रशासन राज्य चलाने वाला प्रशासन नहीं है, प्रजा पालन करने वाला प्रशासन होना चाहिए। व्यक्ति तो ऐसे ही चाहते होंगे, लेकिन पद्धति, सिस्टम, नियम जो बने हैं वो उनको ये करने दे रहे क्या? उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, भाव भी ये भरना पड़ेगा। प्रशासकीय सुधार, सभी बातों के सुधारों की चर्चा होती है, उसमें एक ये भी सुधार है, स्वतंत्र देश के स्व के आविष्कार की पूर्णता इन सब बातों के स्व केंद्रित होने पर है। स्वतंत्र देश की सत्ता स्व से परिपूरित होगी, स्वतंत्र देश का प्रशासन स्व से परिपूरित होगा, स्वतंत्र देश का स्वभाव स्वाभिमानी समाज, इसलिए स्वावलंबी समाज होगा। इस स्व का आधार नहीं लेते तब तक नहीं होता। अतिथि जी ने कहा, मैं भी कहता हूं, हमारे आग्रह है, अपने देश के अर्थायाम सहित आर्थिक मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सब बातें हमारे स्व के आधार पर विचार करके उसके युगानुकूल रूप में खड़ी करनी चाहिए। बाहर से भी बहुत है। स्व केंद्रित रहना, इसका मतलब जो बाहर अच्छा है उसको छोड़ना नहीं। हम तो आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता वाले लोग हैं। सारी दुनिया में जो भद्र है हम स्वीकार करेंगे, उसको देशानुकूल बनाएंगे और लेंगे, और हमारे पास जो पहले से है उसको युगानुकूल बनाएंगे, और इन दोनों के आधार पर अपना नया युगानुकूल, मूल्याधारित, अपने मूल्यों पर पक्का, और आज के वातावरण में सुंदर, स्वस्थ, सक्षम ऐसा रूप खड़ा करेंगे। ऐसा शोषण मुक्त, समता युक्त भारत खड़ा करने के लिए सबको इस समग्रता को सोचना पड़ेगा। स्वाभिमानी सोच अपने सोच में लानी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और इसीलिए कई बार लोग हमको पूछते हैं, आप मंदिर पर क्यों अड़े? अरे देव पूजा का मंदिर तो बहुत है देश में, लेकिन भगवान राम जो हमारे धर्म मर्यादा के प्रतीक है, जो आज भी उनके बनाए हुए मानक हमारे राष्ट्रीय जीवन में चलते हैं, सामान्य समाज में, आज भी अयोध्या से लोग मिथिला जाते हैं बिहार में, तो ये हमारे जमाई राजा के घर के इसलिए शगुन देते हैं सामान्य लोग, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बस्ती के पास उत्तर प्रदेश की लगातार कुछ जमीन ऐसी पड़ी है जहां लोग चना नहीं उगाते हैं, और कारण बताते हैं कि चना सूखा था जब, और मिथिला कन्या जानकी वो गई थी यहां से अयोध्या पैदल, उसके वो गड़ गए थे सूखे ठूंठ चने के, तब से हम लोग यहां पर चना नहीं पैदा करते। अरे हमारे रोज के जीवन में जीवंत बसेंगे हमारे सारे राष्ट्रीय महापुरुष हैं। हमारे राम हो, हमारे कृष्ण हो, हमारे तथागत हो, हमारे महावीर हो,
उनकी कृति को अनुकृत करने वाला समाज है, उनको अपने पास अनुभूति में बिठाने वाला समाज है, ये हमारे गौरव पुरुष है। और ये अगर हमारे गौरव पुरुष है तो उनका स्मारक होना चाहिए। बाबर आया था, वो सबका शत्रु था, हिंदुओं का भी था, मुसलमानों का भी था। गुरु नानक साहब ने कहा है, पाप की जंज लेके वहां से आया और न शर्म रही न कोई नीति रही। हिंदुओं की भी गई, मुसलमानों की भी गई, ये वर्णन किया है उन्होंने। उसे हमारा क्या नाता है? उसने हमारे स्वाभिमान को सदा के लिए कुचलने के लिए उस मंदिर को तोड़ा। अब पता चल गया कि वहां मंदिर है, नीचे है, सब सिद्ध हो चुका है, फिर भी न्यायालय में प्रकरण है और लंबा हो रहा है। अब कितना लंबा हो जाए भाई? हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है। लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। सहयोग से बनता, समन्वय से बनता, सबके सहयोग से बनता, लेकिन राजनीति आ गई बीच। और इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं, नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है, और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। इस मामले में हमारे संत महात्मा जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ संघ है। आप संघ के कार्यक्रमों को देखते हैं, शाखाओं को देखिए, वहां कोई पूजा पाती नहीं होती, वहां कोई देवी देवता हम नहीं पूछते, वहां किसी विशेष पंथ संप्रदाय का स्तोत्रम गाते, ऐसा नहीं। भारत माता की आरती होती है, एकात्मता मंत्र होता है जिसमें भारतवर्ष के सभी पंथों का और दुनिया के संभाव्य सभी पंथों का निर्देश संकेत में है, संकेत में है। यम वैदिका मंत्र दिश पुराणा इंद्रम यमम मातरिश्वान माऊं, वेदांतिनो अनिर्वचनीय जिसको कहते, यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति, शैवा यम ईशम शिव, वैष्णवा विष्णु इति उच्च, विष्णु कहते हैं, बुद्धस्तथारहन इति बौद्ध जैना, सत श्री अकालेति च सिख संता। और फिर आगे शास्तेति केचित, कोई उनको स्वामी कहता है, किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाते हैं, मालिक भी कहा जाता है, कतिचित कुमारा, कोई उनको कार्तिकेय मानते हैं, स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या, भक्ति से कहते हैं, स एक एव प्रभुर द्वितीय, वो जगदीश एक है। संघ में तो हम ये सिखाते हैं, परंतु भगवान राम ये संप्रदाय का नहीं है, हिंदू मुसलमान का प्रश्न है, वो भारत है भाई, भारत का प्रतीक है, सबके जीवन पर उनका प्रभाव है। उनका मंदिर जिस किसी मार्ग से बनता है, बनना चाहिए, सरकार ने उसका कानून लाना चाहिए। अपने संविधान में भी जो मूल प्रति है उसमें जो चित्र दिखाए गए, चित्रों की मालिका है, हमारे जीवन का निर्देश करने वाली, हमारे जीवन की सतत चलते आयु परंपरा का निर्देश करने वाली, उसमें सब बातें, उसमें भगवान राम का चित्र है। ये ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए हमारी वो मांग है। और मांगे वांगे चलती है तो हम कहते कि भाई, अब ये भी लोग कहते हैं कि इनकी तो सत्ता है, अभी तक क्यों नहीं बना। तो सत्ता बदलने से मांगे पूरी होती है, ऐसा एक भ्रम है, लेकिन चल रहा है। और प्रजातंत्र में ये भी है कि चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं तो हम राजा बन जाते हैं, हम सब मतदाता है, लेकिन एक ही दिन के राजा रहते। एक दिन मतदान करो और उसको 5 साल भुगतो कम से कम। कुछ तो निर्णय फिर ऐसे हो जाते जो सालों साल भुगतने पड़ते। और इसलिए जैसे अपने चुनाव आयोग ने कहा है
मतदान सोच समझ के होना चाहिए। एक तो 100% होना चाहिए। जो मतदाता बनने वाले हैं, बनने के लिए योग्य है, उन्होंने सबने अपना नाम दर्ज करना चाहिए और वो मतदान 100% होना चाहिए। और किसको करना, ये सोच के करना चाहिए। मेरी जाति का है, मुझे कुछ लाभ पहुंचाएगा, इस स्वार्थ का विचार, भेद का विचार नहीं होना चाहिए। सकल राष्ट्रीय हित का विचार करो। आप भारत के लिए क्या उत्तम है। छोड़ दो भाषा, छोड़ दो प्रांत, छोड़ दो पंथ संप्रदाय धर्म, छोड़ दो आप जात पात। विचार करो भारत किससे बढ़ेगा। कौन है जो भारत को अखंड एकात्मता करना चाहेगा। कौन है जो स्वार्थ के लिए भारत के टुकड़े करने पर भी पीछे नहीं आएगा। कौन है जो भारत भारत तो सब कहते हैं, लेकिन वास्तव में जिसको भारत जानता है और जो भारत को जानता है। कौन है जिसमें एक पारदर्शिता दिखाई देती है, जिसके चारित्र पर हम विश्वास कर सकते हैं। कौन है जिसके दल की नीति ठीक है, राष्ट्र के दृष्टि से उपकारक नीति है। प्रामाणिक सच्चरित्र उम्मीदवार और क्षमतावान और राष्ट्रहितपरक दल की नीति किसके पास है, इसको देखना पड़ता है। हम राष्ट्रीय महत्व के इन मुद्दों के संदर्भ में ये देखकर सब लोग मतदान करें, ऐसे इलेक्शन कमीशन कहता है, वो मैं दोहरा रहा हूं। और ऐसा हो इसलिए स्वयंसेवक प्रयास करेंगे। ये नागरिक कर्तव्य है। किसी राजनीतिक दल के पीछे हम कभी खड़ा नहीं रहे, न रहेंगे। हमारा तो एक है कि अपना देश ठीक चलना चाहिए। ठीक चलाने वाले लोग, अगर ये काम हमको मतदाता के नाते करना है तो हम करेंगे। तो स्वयंसेवक लगते हैं, जो मतदाता है, जो नागरिक है, जिनकी जैसी इच्छा है वैसा लगते हैं। कोई कोई नहीं लगता है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मतदान तो सब करते हैं। वैसा इस बार भी करेंगे, परंतु समाज में यह होना चाहिए, क्योंकि चुनना पड़ता है। अब ये सब बातें मैंने जो कही कि इलेक्शन कमीशन जो कहता है, वो आप देखेंगे तो आप ये भी कहेंगे कि कौन ऐसा है भाई बताओ। आप बड़ा जोर जोर से बोल रहे हो, 100% कोई दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिखता। तो आज की बात थोड़ी है, राजनीति में ऐसे ही है। द्वारका में चर्चा हुई यादवों में, पांडवों को समर्थन करना कौरवों को, और मूल्यांकन करने वाले दोनों में दोष निकाले, दोनों में थे इसलिए निकाले। तो बड़ा विवाद चलने लगा। तो बलराम ने कहा कि भाई आप सब लोगों को मालूम है, चिल्ला चिल्ला के आप थक जाओगे, तब कृष्ण को पूछेंगे और कृष्ण जो कहेगा वही आप करोगे। तो फिर कृष्ण को पूछा, तो कृष्ण ने प्रारंभ यहां से किया कि 100% अच्छा और 100% बुरा होता नहीं, मिलता नहीं। हमको जो सबसे अच्छा है उसको चुनना पड़ता है। आज की भाषा में अवेलेबल बेस्ट, तो अवेलेबल बेस्ट को चुनना। अब चुनाव कमीशन ने और एक अधिकार आपको दिया है कि कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबोव, नोटा। तो आपको अधिकार है प्रयोग करने का, आप स्वतंत्र है, परंतु उसके परिणाम क्या होते हैं सोच लीजिए। दो लोग हैं, एक मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और दूसरा अरे वो भी बेकार है, वो थोड़ा अच्छा होता तो मैं देता उसको, लेकिन वो भी बेकार है। और आप नोटा करेंगे तो क्या होगा, इसका जो अच्छा है उसमें अच्छा, सापनाथ से नागनाथ या नागनाथ से सापनाथ, वो जरा कम हो जाएगा। एक वोट उसका कम हो गया, उसका एक वोट कम हो गया, यानी जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए उसका एक वोट बढ़ गया। तो आप नोटा का जब उपयोग करते हो तो आप अवेलेबल बेस्ट को चुनना तो छोड़ ही देते हो, अवेलेबल वर्स्ट को चुनते हो। ये मत करना, सोच लेना। मतदाता हम हैं, अपने मतदान के अधिकार का उपयोग सूझबूझ के साथ करें, इसकी आवश्यकता है। और सूझबूझ के साथ करें, कोई आत्मघाती कदम न उठाए। ये समय सामने है, इसमें संघ कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि संघ कभी ऐसे बातों में नहीं पड़ता। संघ को तो चाहता है कि जो मूल्य को जिसका उल्लेख अपने प्रमुख अतिथि जी ने भी किया है, ये सारा जीवन खड़ा करने का काम करना है।
भारत के स्व की पहचान के सुस्पष्ट अधिष्ठान पर खड़ा हुआ सामर्थ्य संपन्न और गुणवत्ता युक्त समाज खड़ा करना, यही संघ है। संघ वो करता है, संघ मानता है कि यह मूल्यबोध जो सबका स्वीकार करना सिखाता है, सबका मेल मिलाप करना सिखाता है, किसी का विरोध करना नहीं सिखाता, किसी का विरोध मत करो यह सिखाता है, वो मूल्यबोध उसको हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व अपनी राष्ट्रीय पहचान है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। आपकी पूजा कोई अलग है चलेगी। हिंदुत्व किसी पूजा का नाम नहीं है, किसी भाषा का नाम नहीं है, किसी देवी देवताओं से वो बंधा नहीं है, किसी खान पान विचार रहन सहन रिवाज से वो बंधा नहीं है। सबको अपना मान के अपने पर पक्का रहते हैं, अपने पर पक्का रह के सबको अपनाने वाले जो है वो भारत में जन्मे पले बढ़े, उनको दुनिया ने हिंदू कहा, इसलिए इस देश को हिंदुस्तान कहा। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, गुरु महाराज जी ने कहा बाबर के बारे में। वो हिंदुस्तान क्यों है? उस समय यहां मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन गुरु नानक जी ने हिंदुस्तान कहा क्यों? क्योंकि वो सब ऐसे थे, सब अपने अपने पर पक्के रहकर सबको अपनाने वाले, वो हिंदू है, वही ये मूल्य है। और इसलिए हम कहते हैं अगर अपने राष्ट्र में संविधान के निर्देशानुसार इमोशनल इंटीग्रेशन लाना है तो उस हिंदुत्व के आधार पर उसके सत्य और शाश्वत अंतरंग को पकड़कर युगानुकूल व्यवहार की पुनर्रचना करते हुए, आवश्यक परिवर्तन लाते हुए, जिन बातों को छोड़ना ही पड़ेगा उनको छोड़ते हुए इसको एक युगानुकूल रूप में खड़ा करना, संगठित सामर्थ्य संपन्न समाज इसका ऐसा व्यवहार करे तो अपना देश सबल देश बनेगा, विश्वगुरु देश बनेगा। बन सकता है क्या? कुछ लोग कहते हैं अभी तो नहीं दिखता। अभी तो नहीं दिखता, पहले कब दिख रहा था? सब कुछ पहले दिखता है क्या? इमरजेंसी में इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले दिख रहा था क्या जो आगे हुआ? कई बातें जो दिखती नहीं हो जाती है, जो लगती नहीं होगी वो हो जाती है, क्योंकि करने वाले होते हैं। करने वालों से होता है, सोचने वाले या न सोचने वाले रह जाते हैं। हम करना प्रारंभ कर दे, इस पंचामृत के आधार पर चलना प्रारंभ कर दे। जैसा आपने कहा एक एक शाखा इसको करे, अपने बस्ती में, अपने गांव में सब बातों को करे, सारा समाज उसके साथ जुड़ जाए तो ये बात होगी। यही उपाय है और उसी का आवाहन है। संघ का आह्वान यही है, संघ का आह्वान बाकी कुछ नहीं है। अभी तक मैंने जो बोला वो परिस्थिति के बारे में बोला, परिस्थिति में क्या करनी है ऐसा हमको लगता है वो मैंने बोला है। संघ का कार्य तो हिंदू संगठन का कार्य है और ऐसा कार्य होने के नाते वो विश्व हितैषी, भारत कल्याणकारी एवं लोक मंगल का कार्य है और इसलिए इसका सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण के इस काम में लगने का आपको आह्वान करता हुआ मैं भारत के भाग्य रथ को अग्रसर करने के लिए सब सज्जन जुट जाएंगे ऐसी आशा करता हूं और एक आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं जो आपने सांघिक गीत में सुना है दूसरी कड़ी में। बहुत नाजुक समय है, नहीं है समय अब कोई गहन निद्रा में खोने का, समय है एक होने का न मतभेदों में खोने का, बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। आज के भाषण को सार रूप में